सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और मंजरी वर्मा का नमस्कार। कैसी हो मंजरी? बस बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो देखो हमें तो आदत है भाई कि जब भी हम किसी से मिलते हैं तो पहले उसका हालचाल पूछ लेते हैं, या फिर बड़े लोग मिलते हैं तो उनका अभिवादन करते हैं। तो ये कुछ ऐसी आदतें हैं जो हमें अपने अंदर यूं कहें पनपने देना चाहिए या होना चाहिए। ये अच्छी आदतें हैं, लेकिन इसी के साथ कुछ आदतें ऐसी भी होती है मंजरी जो यूं कहें कि सार्वजनिक स्थानों पर या लोगों के बीच करने से थोड़ा सा कभी-कभी व्यक्ति हंसी का पात्र भी बनता है या फिर अशिष्टता भी कहलाती है। तो ऐसी आदतों से हमें बचना चाहिए। बिल्कुल, अक्सर ऐसी आदतें देखने को मिल जाती हैं। बिल्कुल, अपने घर में भी लोगों के पास होती हैं और बाहर भी होती हैं। और इन सब से तो खैर मतलब देख के लगता है ना कि अरे ये क्यों कर रहे, मन करता है टोक दे। लेकिन क्या होता है कि हम अनजान होते हैं तो टोकना भी अच्छा नहीं लगता है। हम अपने घर में तो कह सकते हैं, टोक सकते हैं, अपनी उन आदतों को सुधार सकते हैं, लेकिन बाहर नहीं कह पाते हैं। बिल्कुल। तो जब हम लोगों के बीच होते हैं या ऑफिस में रहते हैं या ट्रेन में हो या बस में हो या किसी पार्क में हो, तो कुछ ऐसी हरकतें हमारी होती हैं जो सामने वाले को, हमें ये लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन सामने वाले का ध्यान भटकाती हैं, उन्हें परेशान करती हैं। तो ऐसी कुछ आदतों के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे कि हम किसी पार्क में हैं, बैठे हैं, किसी सीट पर बैठे हैं या बस में बैठे हैं, हमारे बगल में भी कोई दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है, ट्रेन में बैठे हैं, वहां भी आसपास कई लोग होते हैं, लेकिन हम बैठे बैठे क्या करते रहते हैं, अपने पाँव को हिलाते रहते हैं, है ना, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, इस तरह से हिलाते रहते हैं। और इसका परिणाम ये होता है कि जब वो पूरी सीट हिलती है तो जो दूसरे लोग बैठे हुए हैं उन्हें परेशानी होती है, या आपके पैर हिलाने से हो सकता है आपका पैर इधर या उधर बैठे हुए व्यक्ति को लग रहा है और उसे कुछ परेशानी हो रही है, और कुछ नहीं तो कम से कम उसका जो, चाहे वो कोई किताब पढ़ रहा हो या किसी और बात में मगन हो, तो उसका ध्यान तो उससे भटकता ही है, तो उसे परेशानी हो सकती है। और ऐसी आदतें होती है, अक्सर देखा जाता है जब सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने जाते हैं तो उस समय कुछ लोग अपनी सीट हिलाने लग जाते हैं, बैक उसकी करेंगे, शोर मचाएंगे, तो वो भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगने लगता है। और या फिर बगल वाले के ऐसे पैर टेढ़ा करके आप हिला रहे हैं, आपको अंदाज नहीं है कि कितना पैर आगे बढ़ाना है, नहीं तो आप सामने वाले की कुर्सी पर भी पैर लगा लेते हैं। बिल्कुल, वो भी गलत तरीका है। हाँ, यानी हम जैसे ऐसी जगह, जैसे सिनेमा हॉल जैसी जगह होती है, एक के पीछे एक सीट लगी होती है, तो पीछे वाली सीट पर जो व्यक्ति बैठा हुआ वो आगे वाली सीट पर अक्सर क्या करता है, जोर से पैर टिका करके बैठ जाता है, तो आगे वाली सीट पर बहुत जोर से पुश होता है, यानी धक्का लगता है, तो इस वजह से उसे परेशानी हो सकती है। तो ऐसी आदतें अगर हमारे अंदर है तो हमें उन्हें थोड़ा सा बदलना चाहिए। और ये जो दूसरों को बिना वजह छोटी छोटी बातों के लिए जो परेशानी होती है, ये बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि हम ऐसा व्यवहार ना करें, ठीक नहीं है, ठीक नहीं, और आपके व्यक्तित्व पर तो उसका बुरा असर पड़ता ही। और कई बार हम, जैसे आपने कहा है कि पैर हिलाते हैं, तो कई बार हाथ में लेकर बैठे बैठे चाबी का गुच्छा हिला रहे हैं, और इससे क्या होता है, ध्यान तो भटकता है। और कई बार क्या होता है कि नहीं है तो पेनी लेकर के उसका कैप है उसको कट कर रहे हैं, बजा रहे हैं। तो सब जगह शांति है और आपने वो बजा दिया, तो उससे अशांति का माहौल हो गया। बिल्कुल। और कई बार लोग सार्वजनिक स्थानों पर फोन पर इतना जोर जोर से बोलते हैं कि जो आसपास जो लोग होते हैं वो उनकी बातें सुन सुन के परेशान, क्योंकि उनका उन बातों से कोई लेना देना नहीं है, तो वो जब बेकार की बातें इतनी जोर जोर से आवाज में सुनते हैं तो उन्हें कई बार परेशानी हो जाती है, या फिर वो जिस काम में वो अपना ध्यान लगाना चाहते हैं वो भी नहीं लगा पाते। और दूसरी बात ये भी है कि जिस तरह से वो बातें करते हैं, तो वो किस विषय पर बातें कर रहे हैं, या अगर जैसे घर के बारे में या ऑफिस के बारे में बात करें तो आसपास के सब लोगों को पता चल जाता है कि भैया इनके घर में हो क्या रहा है या ऑफिस में क्या हो रहा है। तो ये भी बात ठीक नहीं है। आप जब भी बात करें थोड़ा इतनी इस तरीके से बात करें कि आसपास के लोगों को उससे परेशानी ना हो, और नहीं तो ईयरफोन लगा लीजिए, उसमें थोड़ी कम आवाज में भी अगर आप बात करें तो भी आपकी बात दूसरे तक पहुंच जाती है। सार्वजनिक स्थानों पर कई बार देखा है कि वो ऐसी जोर से बातें करेंगे कि दिक्कत तो होती ही होती है। और इसी तरह बात आती है कि जब कोई घर आ रहे हैं, आप मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, घर के दरवाजे पे पहुंच भी गए हैं, तो भी दरवाजा बंद है, तो
आप हॉर्न बजाए जा रहे हैं, तो हाँ। आपके बगल में जो है 2-3 घर हैं, उनको भी हॉर्न में तकलीफ हो रही है कि वो लोग सो रहे हैं, हाँ। आप हॉर्न बजाए जा रहे हैं, आप अपना बिल्कुल। दरवाज़ा खुलवाना चाहते हैं, तो हुँ। ऐसी हरकतें भी ना करें। भई हुँ। गाड़ी आ ही गई है दरवाज़े, तो आप रुक जाइए, उतर जाइए, बेल बजाइए। तो हाँ। इस तरीके की कुछ लोग ऐसी आदतें भी होती हैं कि हॉर्न बजा के ही भई उन्हें उठाना है अपने घरवालों को, हुँ। लेकिन आपके इस व्यवहार से अड़ोसी-पड़ोसी सबको तकलीफ है, बिल्कुल। तो ये भी और ना करें, हाँ, है और ना? एक बात और है, जैसे हम भोजन करने के लिए बैठते हुँ, हैं, घर हो या बाहर हो या ऑफ़िस में भी जब हम जाते हैं, तो कई लोग साथ में भोजन करने के लिए जी, बैठ जाते हैं, जो भी सहकर्मी होते हैं। तब क्या होता है ना, कई लोगों को खाना खाते वक़्त इतनी ज़ोर-ज़ोर से चप-चप करने की ऐसी आवाज़ करने की हुँ, आदत होती है, तो ये भी अशिष्टता कहलाती बिल्कुल। है। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे हाथ जूठे होते हैं, तो भी हम दूसरे के डब्बे में हाथ डाल देते हैं, उसमें से सब्ज़ी ले लेते हैं, इससे हो सकता है किसी को परेशानी हो। बिल्कुल। तो जब भी आदान-प्रदान की बात आती है, तो जब आप खाना शुरू करते हैं, उसके पहले ही थोड़ा आदान-प्रदान कर लें, तो ठीक होगा। यानी बिल्कुल। हाँ, और खाने की बात जैसे है तो कुछ लोग खाना खाते हैं तो उनके पूरे पोर्स जो हैं हाँ, उँगलियों के, वो रस्से की सब्ज़ी में पूरा डिप कर लेते हैं, हाँ। बड़ा-सा कौर बना के खाते हुँ, हैं। हुँ। तो आपकी पूरी उँगलियाँ गंदी हो जाती हैं। फिर अगर आपसे कहा जाए कि कोई चीज़ आप उठा के सर्व कर दीजिए, हुँ, तो आप उसी हाथ से उठाएँगे तो वो डोंगा भी गंदा होगा। तो बिल्कुल। खाना ऐसा खाना चाहिए कि आपकी जो पहले पोर्स होते हैं, हुँ, बस वहीं तक आपका थोड़ा-सा रसा-वसा लगे तो ठीक है, वरना आप ऐसे खाइए कि कौर में ऐसी सब्ज़ी उठाइए कि कौर तक ही वो सीमित रहे और हुँ, आपके फिंगर के टिप हैं वो उँगलियों के जो आगे के भाग है वो हुँ, एकदम साफ-सुथरे रहें, हुँ। जिससे आप उठा सकें। हाँ, और ये तो कोशिश कीजिए कि आप कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो हुँ। एक हाथ से खाने की आदत डालिए। बिल्कुल, हाँ, दोनों हाथों से जी, ना खाएँ, ताकि दोनों हाथ खराब ना हो, कभी कोई जी, चीज़ उठाकर देने की नौबत आए, तो कम से कम एक हाथ आपका बिल्कुल। सुरक्षित हो। और अगर जैसे आपको आदत भी है कि भई उँगलियाँ डुबा कर के खाने की आदत है, जैसी भी है, लेकिन कम से कम उन हाथों से दूसरों को ना दें या जी, दूसरों के डब्बे में हाथ डाल कर के ना लें, ना क्योंकि लें। इससे दूसरे व्यक्ति को परेशानी हो सकती है और ये आदत ठीक भी नहीं है। बिल्कुल संक्रमण का खतरा तो देखिए रहता ही है हाँ, कि वो फैलने का डर रहता है कि आपके जूठे से दूसरे को पहुंच गया। बिल्कुल, तो किसी को मान लो छाले हैं तो दूसरे को भी ये चीज़ हो हो सकता सकती है। है। हाँ, तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए और आपके घर में जो बच्चे हैं या बड़े बुजुर्ग सबको ये बात हुँ, बतानी चाहिए और बच्चों में तो छोटेपन से ही आदत डालनी चाहिए कि हुँ। वो उनको सिखा के रखे कि तुम्हें ऐसे खाना 10 बार हम जब टोकते हैं ना हुँ, तब हुँ, वो एक बार उनके अंदर हाँ। सुधार दिखता हाँ, है और ना? जैसे चाय पीने की हुँ, आदत होती है, तो उसमें भी लोग बड़ी सुर्र-सुर्र की ऐसी ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ें करते हुए हाँ। चाय पीते हैं। तो जब अन्य लोगों के बीच आप बैठ कर के पिएँ, तो थोड़ी-सी शालीनता रखें, क्योंकि ये असभ्यता की और चाय निशानी है। के साथ-साथ मंजू जी होता भी क्या है कि जैसे बिस्किट रखे गए, तो हाँ। एक साथ आपने 2 बिस्किट लिए और चाय में डिप कर दिए। तो हाँ। ये आदत भी थोड़ी-सी रोकने वाली कि भाई सामने वाले ने रखा तो आप एक-एक बिस्किट खाइए हाँ, और क्योंकि मुँह में भर के जी। बहुत सारा और फिर बोलने की जो आदत है, वो भी ठीक नहीं। उससे क्या मुँह बड़ा गंदा-सा सामने वाले को जी। दिखता है, तो ये भी आदत कुछ ठीक नहीं है, और इसे भी हमें कहा बदलना जाता है कि चाहिए। जब आप खाना खाइए तो हुँ, जब तक आपका कौर एकदम खत्म ना हो जाए मुंह का तब तक आपको बोलना नहीं चाहिए। आप हुँ, चबा के उसको पूरा एक कौर को खाएँगे तो आपको हजम भी अच्छा होगा। हुँ। तो कुछ ऐसी आदतें हैं जिनको बहुत ध्यान रखना चाहिए हाँ, और और इसके बाद एक और बात है, नाखून चबाने की आदत है जी। ना? कई लोग ऐसे हमारे सामने बैठे रहते हैं या आस-पास बैठे रहते हैं और बैठे-बैठे नाखून चबाते रहते हैं। बहुत देर तक मुँह में उँगलियाँ रहती है और उसके हुँ, बाद उन्हीं हाथों से कोई चीज़ उठाकर देना है या कोई चीज़ खाना है या किसी और को से कोई चीज़ लेना है, उन्हीं हाथों से करते हैं। सामने वाले को बड़ा गंदा लगता है ये कि बिल्कुल। भई इतनी देर से तो मुँह में उँगलियाँ थी आपके और उन्हीं हाथों से आप सब ये किए जा रहे हैं। इसी तो तरह हाँ, नाक छूने की आदत भी लोगों की हाँ, बहुत बिल्कुल। होती है। फालतू में अपना बैठे हैं, आप एक भरे समाज में बैठे हैं और आप बार-बार अपनी नाक को छू रहे हैं, वो भी गलत लगता हाँ। है ना? तो ये सारी चीज़ें जब दिखती हैं तो बड़ा खराब लगता है हुँ, और जैसे अभी खाने की हम लोगों ने पहले बात करी थी, तो जब हम खाना सर्व करते हैं बर्तनों में, तो कई बार होता है चम्मच से खा रहे हैं तो बार-बार चम्मच की आवाज़ थाली के साथ हाँ। टकरा के आती है। हुँ, चावल खाते समय स्पेशली होता है ये। हुँ, तो आप ऐसे या तो आप हाथ से खा रहे हैं तो ठीक है, हुँ, नहीं अगर आप चम्मच से खाते हैं तो ऐसा चावल उठाइए कि चम्मच थाली की आवाज़ जो कर आती है हाँ। जैसे लगता है दाँत बजने लगते हैं हाँ, और कई बार तो वो नहीं होनी चाहिए। कई बार मंजरी जब हम होटल में भी जाते हाँ। हैं खाना खाने के लिए, तब भी कुछ एक एकाध ग्रुप कोई ऐसा होता है कि वहाँ से इतनी ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ें आती हुँ, रहती है, उनके बोलने की भी आवाज़ इतनी ज़्यादा होती है कि ऐसा उन्हें ऐसा लगता है कि केवल यहाँ होटल में केवल हम ही लोग हैं, हम ही दूसरे हैं। लोग नहीं हैं। जबकि उनके इतना ज़ोर से बोलने से दूसरों को डिस्टर्ब होता है और वो जिस तरह से प्लेट और चम्मच को रगड़-रगड़ के जिस तरह से खाना खाते हैं। लेते हैं, तो वो बर्तनों की भी आवाज़ इतनी
इतनी ज्यादा होती है कि ये भी कानों को हाँ, चुभती है बिल्कुल बड़ी अभद्र लगती है जी, ये और आदत साथ भी। में देखा जाए तो आजकल सब ज्यादातर घरों में एक सेंटर टेबल होती है, वो कांच की रहती है, तो उस पर भी जैसे पानी का ग्लास रखना है तो कुछ लोग कट से एकदम तेजी से रखते हैं ग्लास, चाहे वो स्टील का हो चाहे कांच का हो, तो आवाज आती है। तो कांच की टेबल ऊपर से आप इतनी जोर से रख रहे हैं तो नेचुरल सी बात है कि वो टूटने का डर है। तो कांच की टेबल पे जब भी आप ग्लास रखें तो आप अपनी छोटी वाली जो उंगली होती है वो थोड़ा सा नीचे तली की तरफ लगा लें, उसका सहारा दे के आप रखेंगे और उंगली रखते समय वो उंगली हटा लें तो आवाज आएगी ही नहीं। बिल्कुल, ये भी तुमने एकदम सही अच्छा उपाय बताया है ये। और जैसा कि तुमने पेन को क्लिक क्लिक करने की बात की, तो वैसा ही जैसे कभी कोई मीटिंग चल रही है या 4-6 लोग बैठ करके बात कर रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं, बस पेन हाथ में आ गया तो कट 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 आवाज करते रहे। कोई चाबी हाथ में आ गई, उंगली में उस चाबी को लिया, जोर जोर से घुमाए जा रहे हैं, उसकी आवाज खन 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 हो रही। या इसी तरह से कोई और भी चीज अगर आ गई तो उसको बार बार वो कुछ या तो रख रहे हैं, पटक रहे हैं, टकरा रहे हैं किसी से, यानी कुल मिला के आवाज करना। तो ये जो आवाजें हैं ये दूसरों को परेशान कर सकती है, इस बात का ख्याल रखें। और अगर आपकी आदत है तो एक बार रिकॉर्ड करके खुद भी सुन के देख लीजिए तो पता चल जाएगा कि वाकई में खराब खुद को लग रही है तो यानी दूसरे को तो लग ही रही है। और एक और बात का यहाँ जिक्र हम करना चाहेंगे मंजरी, कि जैसे कि हम कुछ 8-10 लोग हम साथ में बैठे हैं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होता है जो दूसरे के कान में धीरे से कुछ बोलता है, ये तो बहुत ही हाँ, या फिर कभी कभी क्या करेगा कि उसको साइड में ले जाएगा, फिर कुछ बोलेगा, कुछ खुसफुस खुसफुस ऐसी इस तरह की बातें होती है। ये भी होता है। और कई बार होता है 10-12 लोग बैठे हैं तो किसी एक को दूसरे के बारे में कुछ कहना तो वो कोहनी बार बार मार रहा है, हाँ, और इशारों में कुछ बात करते हैं वो। तो वो ये सब चीजें जो होती हैं वो सामूहिक सामाजिक तौर पर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। आपको अगर किसी के लिए कुछ कहना है तो आप बाद में कहिए, जब सब लोग हट जाए तब कहिए, और कोहनी भी मत मारिए, क्योंकि आप कोहनी मारे आपको लग रहा है हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन कुछ लोग आपको बराबर देख रहे हैं, तो वो चीजें वहां पर गलत हो जाती हैं। बिल्कुल। तो इन सब का ध्यान रखें, क्योंकि ये सारी बातें जो है ना मंजू जी एक शिष्ट व्यवहार के अंतर्गत आती हैं, तो अपने व्यवहार को शिष्टता के दायरे में रखने का प्रयास तो सभी को करना चाहिए। बिल्कुल, तो शिष्टाचार बनाए रखिए। अशिष्टता की श्रेणी में आने वाले जितने भी कार्य हैं उनसे आप थोड़ी दूरी बनाएं, और अगर ऐसी कोई भी आदत अगर है तो उससे जो है हमें बचना चाहिए। और कुछ लोग होते हैं ना जो बात करते करते एक दूसरे को बहुत छू छू के बात करते हैं, वो चीज भी ध्यान रखनी चाहिए कि ऐसे नहीं कि आप किसी को छू छू के बात करें या बहुत ज्यादा करीब आ गए हैं, एक थोड़ा सा डिस्टेंस आप रख के बात कीजिए। क्या जरूरत है आपको जबरदस्ती उसके कंधे पे हाथ रख के बात करने की, तो इन चीजों का भी ध्यान रखें। बिल्कुल, लेकिन हम बातों के बीच संगीत को छूते रहते हैं, ये हमारी आदत है। तो चलिए सुनते हैं गाना। आपको प्यार छुपाने की बुरी आदत है, आपको प्यार छुपाने की बुरी आदत है, आपको प्यार जताने की बुरी आदत है, आपको दिखाने के सिवा और हमें नाज उठाने की बुरी आदत है, और हमें नाज उठाने की बुरी आदत है, आपको प्यार जताने की बुरी आदत है, आपको प्यार।
इसलिए आपने शर्मा के झुका ली आंखें, इसलिए आपने शर्मा के झुका ली आंखें, इसलिए आपसे घबरा के बचा ली आंखें, आपको तीर चलाने की बुरी आदत है, आपको तीर चलाने की बुरी आदत है, आपको प्यार छुपाने की बुरी आदत है, आपको प्यार जताने की बुरी आदत है, आपको प्यार छुपाने की बुरी आदत है, आपको प्यार। देखो मंजरी, ये गीत हमने सुना और बिल्कुल हमारे वार्तालाप के हिसाब से हमें लगा कि ये गीत ठीक है और श्रोताओं को भी पसंद आया, इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। और प्यार छुपाने और जताने की जहाँ तक बात है तो वही इस आदत से थोड़ा सा बचिए और अगर है तो छुपाने की जरूरत नहीं है, प्यार है तो वही कह डालिए। बिल्कुल उसका लेकिन ये भी इजहार ध्यान रखिए कि कहाँ कहना है। कहने वाले बड़ा हमने कहा कहने लग गए, नहीं उल्टा हो जाएगा। जी बिल्कुल। जी। अब हम बात करते हैं एक ऐसी समस्या की जो इन दिनों बहुत ज्यादा हमें दिखाई दे रही है कि मोबाइल तो हम सभी के हाथ में होता है, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों के पास में भी मोबाइल है और मोबाइल पर सेल्फी लेना ये तो एक ऐसी बात है कि जैसे कि एक दिन या 2 दिन अगर सेल्फी नहीं लिया, कोई फोटो नहीं खींचा तो ऐसा लगता है कि कुछ तो जिंदगी में कमी रह गई है। मतलब ये आदत इस हद तक बढ़ गई है कि उससे बचना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो कुछ लोग तो रोजाना 2-3 सेल्फी लेते हैं, लेकिन कुछ लोग 10-12 लेते हैं और कुछ लोग इसकी सीमा तय कर ही नहीं पाते हैं, यानी दिन भर में 25, 30, 50 सेल्फी ले लेते हैं लेकिन उन्हें संतुष्टि नहीं होती। और सेल्फी लेने का भी तरीका है ना कि उसमें एक बार बटन दबा दिया, खटाखट सेल्फी आई जा रही है। तो कुछ ये भी है कि मोबाइल में ऐसी सुविधा दे दी गई है, दे दी गई है कि सेल्फी तो अनलिमिटेड आप खींचते जा रहे हैं। हाँ, वैसे जो है तस्वीरें लेना कोई बुरी बात नहीं है, तस्वीरें ऐसी चीज होती कि जो हमेशा के लिए हम उन्हें संजोए रख सकते हैं और पुरानी बातों को अगर हम उन तस्वीरों को देखते हैं तो फिर से वो ताजा हो जाती है, या फिर कई सालों के बाद जब हम अपनी फोटो या अपने साथ वाले लोगों की या अपने घर परिवार की फोटो देखते हैं तो बड़ा मजा आता है। और मतलब कई बार ऐसा होता है कि उनमें से कई लोग जा चुके रहते हैं लेकिन तस्वीरों के माध्यम से हम फिर उनसे मुलाकात कर लेते हैं। तो सोशल मीडिया में जो हम डालते हैं सेल्फी तो वो लोग इसलिए भी खींच के डालते हैं कि वो अगले साल फिर वो हमें दिखाई दे जाएगी, तो वहां से एटलीस्ट कभी मिस नहीं होगी। बिल्कुल, है ना। तो सेल्फी लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब ये लत बन जाती है तो ये एक बीमारी की तरह हो जाती है और ये एक तरह का एक मानसिक विकार हो जाता है जिसमें व्यक्ति दिन भर कई सेल्फी लेता है और इसका उसके दिमाग और उसके व्यवहार दोनों पर असर साफ नजर आता है। बिल्कुल। और तवज्जो पाने के लिए व्यक्ति अपनी सेल्फी, तस्वीरें या स्टेटस जैसी पोस्ट लगातार सोशल मीडिया पर डालता है। सोशल मीडिया पर लगातार प्रोफाइल पिक्चर बदलते रहना और कई स्टेटस या तस्वीरें पोस्ट करना, कई बार क्या होता है सोशल मीडिया अकाउंट जांचना या कमेंट या चैट के जरिए अधिक बातचीत करना, कमेंट के जरिए क्रोध या आक्रामक होने जैसी लत, ये एक प्रकार के विकार का नतीजा है। और कई बार जब हम सेल्फी वगैरह खींचते हैं, हमने डाली और किसी ने कमेंट नहीं किया तो वो भी हम उदास हो जाते हैं। यही तो नर्वसनेस आपके अंदर आती जाती है, हीन भावना आती जाती है कि क्या मैं लोगों को पसंद नहीं आ रहा, तो इस तरह की भावनाएं आप अंदर खुद ही पाल लेते हैं अपनी फोटो डालकर। तो यही बात है कि ये सिंड्रोम यानी एक तरह की एक बीमारी हो जाती है कि हम दिन भर सारे सोशल मीडिया पर अपनी अपनी फोटो डालते रहेंगे, लोग कमेंट करेंगे, लोग उसको लाइक करेंगे और कितने कमेंट आए कितने लाइक आए हमेशा इस बात को जांचते रहना, और अगर नहीं लाइक आए नहीं कमेंट आए तो हम बड़े उदास हो जाते हैं। तो ये जब बीमारी का रूप धारण कर लेता है तब मुसीबत खड़ी हो जाती है। मंजू जी, कितना तो समय खराब होता है कि हम अपने काम के बीच बीच में उठाकर मोबाइल पे बार बार देख रहे हैं जाकर के कि कितने कमेंट आए कितने कमेंट्स आए,
तो उससे, और रात में भी आप जाग कर देख रहे हैं, आपने डाला तो आप 2 बजे, 2:30 बजे, 1:30 बजे देख रहे हैं, तो एक तो आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, उसका असर आपकी सेहत पर पड़ रहा है। और बार-बार मोबाइल को जब आप ऑन करते हैं तो उसकी जो रेज होती है वो आपके शरीर पर पड़ती है, तो वो भी नुकसानदायक होती है, नींद में बहुत डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि रात में तो आप लाइट जलाएंगे नहीं उठ करके, आप तो उसी मोबाइल की रोशनी में आप देखेंगे, तो वो भी एक समस्या है। और इस विकार के कई कारण हो सकते हैं मंजरी, जैसे कि अच्छी सेल्फी लेने के प्रयास में बार-बार तस्वीरें लेना, या लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना, भरोसे की कमी और फिट होने का सबसे अच्छा दिखने की ये जो भावना होती है, ये भी कारण होता है कि हम बार-बार सेल्फी लेते हैं। या फिर सामाजिक तौर पर होड़ करना, सोशल मीडिया पर अधिक लाइक पाने की चाह रखना, कमेंट्स, तारीफें पाने की होड़ करना, और इसी वजह से व्यक्ति बार-बार सेल्फी लेने का आदी बन जाता है। और ऐसा व्यवहार जो होता है मंजू जी, मानसिक रूप से खतरनाक हो सकता है, और जब व्यक्ति को मन मुताबिक तारीफ या तवज्जो नहीं मिलती है तो वह निराशा और चिड़चिड़ा हो जाता है, और अन्य लोगों के मुकाबले जब तस्वीर अच्छी नहीं होती है तो, या वो अपनी तस्वीरों से संतुष्ट नहीं होता है, तो उसके आत्मविश्वास में कमी आने लगती है, और ऐसा होने पर वो अकेला रहना पसंद करता है, परिवार और करीबियों से दूरी बना लेता है। इससे वो डिप्रेशन का शिकार भी उसके अंदर हो सकता है, पनपने लग जाता है। तो इस तरह की समस्याओं से के बारे में बचने के लिए सोचना चाहिए सभी को, युवा युवती, हम सभी को सोचना चाहिए। कुल मिला के बात यह है कि कोई भी हम काम करें लेकिन उसकी एक सीमा तय करें, लिमिट एक तय करें। कोई भी काम अगर सीमा के अंदर किया जाए तो ठीक लगता है, लेकिन जब वो कार्य सीमाएं तोड़ने लगता है तब वो या तो किसी बीमारी के रूप में या फिर दूसरों के लिए परेशानी के रूप में बनकर उभरता है। और जब इस तरह की लत अगर हो जाए तो उससे छुटकारा दिलाने के लिए तो कई बार थेरेपी का इस्तेमाल भी करना पड़ता है मंजरी। और ये थेरेपी लत के शिकार व्यक्ति को उसकी अंदरूनी जो विचार प्रक्रिया होती है, ये भावना और कार्य के बीच का जो संबंध तलाशने के लिए प्रेरित करती है। यानी कि जब थेरेपी जो होती है वो इस तरीके से काम करती है कि भाई अंदर से ही उसकी भावनाओं को इस तरह से बदला जाए कि वो बार बार ये सेल्फी लेने का उसका जो ये एक आदत सी बन गई, उससे उसको छुटकारा मिले। और थेरेपी से अवसाद या आदि को जो बढ़ावा देने वाली गलत धारणाएं मन में आ जाती, या फिर असुरक्षा की भावना भी अगर मन में आ जाती तो उसको भी दूर करने में से मदद मिलती है। हालांकि व्यक्ति की स्थिति क्या है उस पर जो है उपचार निर्भर करता है, लेकिन जब ऐसा हो जाए तो थेरेपी का सहारा लेना जरूरी हो जाता है। और सेल्फी सिंड्रोम के लक्षण समस्या की गंभीरता के मुताबिक अलग अलग हो सकते हैं। अगर बॉर्डर लाइन पर है तो इसमें व्यक्ति कई सेल्फी लेता है लेकिन इन्हें सोशल मीडिया पर नहीं डालता है। अगर एक्यूट सिंड्रोम है तो व्यक्ति कई सेल्फी लेता है और इन्हें हर जगह पोस्ट करता है, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट आदि। और अगर क्रॉनिक सिंड्रोम है तो वो व्यक्ति कई सेल्फी लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होता है और उसके मन में और सेल्फी लेने का विचार बना रहता है, और ये स्थिति बड़ी गंभीर होती है। और मंजू जी, जब सेल्फी लेने के लिए जब कहीं हम घूमने जाते हैं पर्यटन स्थल पर, तो वहां पर हम ध्यान नहीं देते हैं कि हम कितना, जैसे झरने के पास ही चले जा रहे हैं या आप खाई के पास बढ़ के जा रहे हैं, आगे फोटो लेने लग गए, तो आप अपना ये नहीं देखते कि आप नीचे भी जा सकते हैं, आपका बैलेंस बिगड़ा, आप नीचे गए, तो या आप किसी पेड़ की डाली पर चढ़ के फोटो खिंचा रहे हैं लटक के इधर उधर करके, तो अगर वो डाली टूट गई तो या हम छत पर खिंचा रहे हैं किसी बिल्डिंग की छत पे, तो बहुत किनारे जाके पोज दे रहे हैं, तो आप ये देखिए कि आप तो पोज दे रहे हो, उधर दूसरा पोज रेडी है आपके लिए। आपको कुछ भी हो सकता है, हादसा जो है वो बता के तो होता नहीं है, दुर्घटना यानी हम अपनी जान को खतरे में डाल देते हैं कई बार सेल्फी के चक्कर में। तो फोटो के चक्कर में ऐसा ना हो कि भाई आपके या तो हाथ टांग टूट जाए या फिर जान का खतरा बढ़ जाए या किसी और के लिए कोई परेशानी हो जाए। कई बार न्यूज में हम देखते भी हैं समाचार में कि आप कुछ बच्चे गए और नदी के बीच धारा में जाके फोटो खिंचा रहे, कम मतलब धारा प्रेशर नहीं है पानी का इतना, आप बीच में चले गए फोटो खिंचा रहे, अचानक से आई पानी का वेग आया और आप सब में से उसमें से कुछ बच्चों को ले गया। तो इस तरह की दुर्घटनाएं अक्सर सुनाई देती हैं। तो जब हम सुनते हैं तो हम यही कहेंगे भाई उनसे कुछ सीखिए, बिल्कुल हम तो ऐसा ना करें। और जो अनजान जगह होती है वहां जब हम कभी पानी में जाकर के फोटो, वहां पानी में कई ऐसे खतरनाक प्राणी भी रहते हैं, उनसे भी हमें खतरा होता है, लेकिन जब हमारा ध्यान फोटो खींचने की तरफ होता है, सेल्फी की तरफ होता है, तो हम वो जो खतरे की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है और तब भी दुर्घटना होने की पूरी संभावना बनी रहती है। और आपकी इसी बात से मुझे याद आया, जब कोई जू देखने जाते हैं, जानवरों के पिंजरे के पास जाते हैं, कुछ लोग मना लिखा भी होता है कि आप इन फोटो मत खिलाइए, फोटो मत खींचे, लेकिन फिर भी वो लोग कभी केला खिलाने लगे तो पिंजरे के अंदर हाथ डाल रहे हैं, सेल्फी ले रहे
रहे हैं, तो आपका तो मुँह कैमरे की तरफ हो गया, लेकिन आपका हाथ तो पिंजरे की तरफ है ना, तो वो कभी-कभी आपके लिए बहुत घातक हो जाता है। हाँ। तो जब जहाँ पे जैसा निर्देश लिखा है, तो उसको पढ़ के ही करना चाहिए, है ना? बिल्कुल, हाँ। लेकिन संगीत सुनना कभी भी घातक नहीं होता है, बिल्कुल नहीं ये घातक हमने होता है। महसूस किया है। चलिए सुनते हैं गीत। हो जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है। जिधर देखूं तेरी तस्वीर, जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है। तेरी सूरत मेरी तकदीर नजर आती है। जिंदा हूँ मैं तेरे लिए, जीवन तेरा है, मेरा है जो सब है तेरा, अब क्या मेरा है। मेरी खुशियों नजर आती है। हो जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है। बिना देखे बिना जाने तन मन बांधे जो बंधन जो जन्म जन्म मर के जुदा न हो। तेरी चाहत वही जंजीर नजर आती है। हो जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है। तेरी सूरत मेरी तकदीर नजर आती है।
जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है। जी। जब हम सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा अपनी फोटो पोस्ट करते हैं तो यही होता है ना कि जहां भी नजर डालो एक ही एक ऊपर से नीचे तक तस्वीर हाँ, तस्वीर तस्वीर नजर आती नजर है। आती है। जी। चलिए, आज बुधवार है मंजरी, जी। और आज का दिन यानी बुधवार का दिन अक्सर हमारे लिए विशेष इसलिए होता है क्योंकि हम स्वाधीनता संग्राम से जुड़ी हुई किसी न किसी एक जी। वीरांगना के विषय में बात करते हैं। और आज हम बात करेंगे उज्ज्वला मजूमदार की। देश को स्वाधीन करवाने के लिए हमारे देश के वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी, लेकिन बहनें भी कहाँ पीछे रही। भाइयों का अनुसरण करते हुए उन्होंने भी देशभक्ति का मार्ग चुना और उस पर चल पड़ी थी। उन्हीं में से एक थी वीरांगना उज्ज्वला मजूमदार। देश की स्वाधीनता के लिए अपार कष्टों को सहने वाली उज्ज्वला जी का जन्म ढाका में हुआ था। उनके पिता भी एक वीर क्रांतिकारी पुरुष थे और देश को स्वाधीनता दिलाने के प्रयास करते हुए नित्य प्रति अपार कष्टों से निकलते रहते थे। जब किसी परिवार में एक व्यक्ति देश का दीवाना हो जाता है तो उसके परिवार को देश के लिए कुछ करने, देश के लिए संकट सहने करने और देश के लिए मर मिटने की शिक्षा अपने आप ही मिल जाया करती है। बिल्कुल, और ऐसा ही हुआ उज्ज्वला जी के साथ। वो हमेशा अपने पिता से देश के लिए किए जा रहे कार्यों के संबंध में सुनती रहती थी। पिता को किन कष्टों का सामना करना पड़ता है, कई बार तो भोजन करने का अवसर भी उन्हें नहीं मिल पाता, किस प्रकार वो अंग्रेजी पुलिस को चकमा दिया करते थे, शस्त्रों का उपयोग कैसे और कहाँ करना है, किस प्रकार अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए कार्य करना है, ये सब कुछ उन्होंने अपने बाल्यकाल में ही अपने पिता से सीख लिया था। यही कारण था कि उनमें वीरता के गुण बाल्यावस्था से ही आ गए थे। बचपन से ही वो क्रांतिकारी विचारों की बन गई थी और देश की आज़ादी के लिए उनकी अनेक गतिविधियों में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लेने लगी थी वे। और उज्ज्वला जी के इन गतिविधियों के कारण उनका नाम विशेष रूप से मोटे शब्दों में अंकित हो चुका था। बिल्कुल, और उज्ज्वला जी की वीरता के किस्से भी मशहूर होने लगे और बड़ी सरलता से वो पुलिस को चकमा भी दे देती थी। जो जो समय बीतता गया वे क्रांति के कार्यों में अपनी रुचि को बढ़ाती चली गई। इसके बाद वे स्वाधीनता के कार्यों को करने वाली अत्यंत उग्र विचारों की 3 प्रमुख संस्थाओं की सदस्य भी बन गई। ये तीनों संस्थाएं निरंतर क्रांति की योजनाएं बनाती रहती थी और इनका एकमात्र उद्देश्य था अंग्रेजी शासन से मुक्ति पाना। उज्ज्वला जी भी अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए कृत संकल्प थी। संस्थाओं का सदस्य बनने की वजह से उज्ज्वला का परिचय अनेक क्रांतिकारियों से हुआ। उस समय क्रांति के लिए शस्त्रों की कमी को देखते हुए 1930 में चरगांव शस्त्रागार को लूटने की योजना बनाई गई, जिसकी वजह से अंग्रेजों का क्रूर चेहरा सामने आया और उन्होंने दमनकारी नीति अपनाई। इस नीति की वजह से युवा कार्यकर्ताओं ने सर कफन बांध लिया और दार्जिलिंग में गवर्नर एंडरसन, जो इन अत्याचारों का केंद्र था, उसे गोली मारने की योजना बना डाली। बिल्कुल, और 1930 में चटगांव शस्त्रागार को जो लूटने की योजना बनाई गई थी ना, उसमें भी उज्ज्वला जी का हाथ रहा और योजना के अनुरूप अवसर भी मिला और एंडरसन को मारने के लिए उस पर गोलियां भी चला दी गई। लेकिन इसमें भी उज्ज्वला जी का बड़ा योगदान रहा, किंतु सफलता पूरी तरह से नहीं मिल पाई। पुलिस ने उज्ज्वला जी सहित कई क्रांतिकारियों के नाम के वारंट निकाल दिए, लेकिन यहाँ भी उज्ज्वला जी ने पुलिस को चकमा दे दिया और भेष बदलकर क्रांति के कार्यों को वो अंजाम देती रहीं। अंत में एक दिन पुलिस के हाथ लग गई और बंदी बना ली गई। उज्ज्वला को 20 वर्ष के कठोर कारावास का दंड सुनाया गया। फिर गांधी जी के प्रयासों से इस सजा को थोड़ा कम किया गया और 1939 में उन्हें रिहा कर दिया गया। ये समय उनके लिए अत्यंत कठिन परीक्षा की घड़ी थी, क्योंकि चाह कर भी ज्यादा कुछ वे उज्ज्वला जी नहीं कर पा रही। बिल्कुल, और इसी समय महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कर दी, तो उज्ज्वला जी इन आंदोलन से जुड़ गई और सक्रिय रूप से अंग्रेजों का विरोध करने लगी। उनकी गतिविधियों की वजह से एक बार फिर पुलिस ने हरकत में आते हुए उन्हें बंदी बना लिया और तब लगभग 1.5 वर्ष तक वे जेल में रही और 1946 में वे छूटकर फिर बाहर आई। जेल से छूटने के कुछ समय बाद देश स्वाधीन हुआ। वे बेहद प्रसन्न थी। अब वे अपने जीवन का क्या करें, इस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने देश की स्वाधीनता को बनाए रखने के लिए योजनाएं बनानी आरंभ की और इसलिए फॉरवर्ड ब्लॉक की सदस्य बन गई। अपने जीवन के बचे हुए शेष समय को उन्होंने इसकी
सदस्य के रूप में रहते हुए देश के नव निर्माण के लिए वे कार्य करती रहीं बिल्कुल। और आज उन्हें याद करते हुए हम उन्हें कोटि-कोटि नमन करते हैं। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। धरती पर कदम बढ़ाना अत्याचार तुम्हारा है, अत्याचार तुम्हारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, तुम न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, तुम न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है, आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। ये गीत हमने सुना मंजरी। और अब चूंकि बुधवार के दिन एक और हमारा विषय होता है गीत मंजरी, जी। तो गीत मंजरी के अंतर्गत आज हम अपने श्रोताओं से कहेंगे जरा सुनिए भी। क्या बात है। लेकिन श्रोता हमसे ही कहेंगे मंजरी जी। कि भाई बोलते तो आप ही हैं और फिर कहते हैं कि सुनिए भी, तो आप कहाँ सुनते हैं? भाई हमें तो बोलना ही है और बिल्कुल। यहाँ पर तो हमें एक दूसरे का सुनना पड़ता है हाँ। और वहाँ पर आपको हमको सुनना पड़ता बिल्कुल। है ना? तो बात यह है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ असंतुलन सा लगता है, यानी संवाद सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि दो लोगों के बीच का संतुलन होता है। इसमें एक वक्ता होता है तो दूसरा श्रोता होता है। एक के भी नदारत होने पर संवाद अधूरा रहता है। अगर हमें सिर्फ बोलने की आदत है तो हम ये कहेंगे कि जरा सुनिए भी, क्योंकि सुनना भी एक कला है। कुछ लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं तो उन्हें इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला उनकी बातों में दिलचस्पी ले भी रहा है या नहीं ले रहा है। बिल्कुल। और ऐसे लोग सिर्फ अपनी बात कहकर खत्म कर देते हैं। उन्हें लगता है कि उनका कहना ही सर्वोपरि है, लेकिन ज्यादा बोलने की बजाय ज्यादा सुनना फायदेमंद
बंद होता है। कई बार तो हम बोलते-बोलते ऐसी बातें बोल जाते हैं जिनके लिए हमें अपनी कही बात पर पछताना पड़ता है, जो कि बिना सोचे समझे बात करने का नतीजा है। वैसे पुराने लोग कह गए हैं कि तोल मोल के बोल, तो बोलते समय हमें अपने दिमाग के तराजू को अपने साथ ही रखना चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि हमने कितनी लाइनें बोली हैं। अगर जो लिखी जाए ये तो कितनी लंबी होंगी, है ना? बिल्कुल। और कम बात करना और अधिक सुनना, कई लोगों को बड़ा मुश्किल लगता है ये काम, और वो सोचते हैं ऐसे कैसे हम दूसरों की बात सुनते रहें। पर हो सकता है कि आपको किसी के विचार या बातें सही न लगे, लेकिन दूसरों की बातों को हमें ध्यान से सुन लेना चाहिए। जब हम दूसरों की बातों को सुनते हैं तो बातों के दूसरे पहलू को भी हम देख पाते हैं। और जब हम सुनेंगे, देखेंगे, जानेंगे, तभी दूसरों की भावनाओं को भी आसानी से समझ पाएंगे। यदि सुनने की आदत को अपनाना है तो पहले कम बोलने की आदत को सीखना होगा। सुनिए कहिए कहिए सुनिए सुनिए कहिए कहिए ना। सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। सुनिए कहिए कहिए सुनिए सुनिए कहिए कहिए ना। सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। प्यार हो जाएगा। ये पहली नजर का उफ क्या असर है, तुम्हारी कसम डगमगाए से हम हैं। ला 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 ला। नहीं जिस पे काबू ये है कैसा जादू, मेरे लिए तो सच भी भरम है। सुनिए कहिए कहिए सुनिए सुनिए कहिए कहिए ना। सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। प्यार हो जाएगा। घटा चांद बिजली बरखा पवन में शामिल हो तुम मेरी हर कल्पना में। तारीफ मेरी इतनी करो ना, उड़ने लगूं मैं कहीं आसमां में। सुनिए कहिए कहिए सुनिए सुनिए कहिए हाँ हाँ। सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। प्यार हो जाएगा। तुम्हारी अदा है वो सबसे जुदा है, चाहा है तुमको इसी वास्ते। हम बेखबर हैं तुम बेखबर हो, उससे है देखो नए रास्ते। सुनिए कहिए कहिए सुनिए सुनिए कहिए कहिए सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा।
प्यार हो जाएगा। सुनिए कहिए कहिए सुनिए सुनिए कहिए कहिए सुनिए, कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। कहने और सुनने की बातें हो रही है, तो उसी के अनुरूप ये गीत भी हमने बजाया। उम्मीद है श्रोताओं को पसंद आया होगा। और हम जब सुनने की बात कर रहे हैं तो जो ज़्यादा बात करते हैं वे अपनी जानकारी से अधिक कई बार कह जाते हैं मंजरी, और जबकि जो लोग सुनने में दिलचस्पी रखते हैं वे सभी की बातों को थोड़ा ध्यान से सुनते हैं, और इस कारण उन्हें सभी से कुछ न कुछ सीखने का मौका मिलता है। सुनने वाले को यहाँ दो बातों का फायदा होता है। पहला, उसे नई जानकारी मिलती है। दूसरा, वो मिली हुई जानकारी का कई बार कई जगहों पर अच्छी तरह उपयोग कर सकता है। बिल्कुल। और जो लोग ज्यादा बोलते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि वे क्या कहते जा रहे हैं, और कई बार तो उन्हें ध्यान ही नहीं रहता और वे अपनी निजी जिंदगी के बारे में बता जाते हैं, जिसके लिए उन्हें हो सकता है बाद में पछताना पड़ जाए। इसलिए जो भी बोले सोच विचार कर बोले, चाहे कम ही सही, पर अनावश्यक बात मुंह से ना निकले। और अधिकतर चुप रहने की वजह से हो सकता है कि लोग हमें घमंडी समझे, लेकिन थोड़ी पहचान के बाद लोग हमारे व्यवहार से परिचित हो जाते हैं। जो लोग जरूरत के समय ही बोलते हैं वे हर बात को गंभीरता से समझते हैं। हमें तभी बोलना चाहिए जब हमें किसी चीज की ठोस जानकारी हो। कम और ठोस बात बोलने से लोग हमारी बातों को सुनने में दिलचस्पी बताते हैं। और जब हम किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं तो बात करने वाले व्यक्ति को अच्छा महसूस होता है। सुनने से दूसरों की बातों को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। इसके साथ ही उनकी भावनाओं को महसूस भी किया जा सकता है, जिसके अनुसार हम एक उचित प्रतिक्रिया देने योग्य बनते हैं। यदि हम सोच विचार कर बात करते हैं तो लोग हमारी बातों को दिलचस्पी से सुनते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप जरूरत पड़ने पर ही बात करते हैं, यानी आप कुछ कह रहे हैं तो अवश्य ही वो जरूरी होगा। बिल्कुल। और कम बोलने वालों की ये खासियत होती है कि वे कम शब्दों में ज्यादा बात कहते हैं, जिसके कारण उनकी बात हर किसी को याद रह जाती है, और किसी को उनकी बात सुनने में झिझक भी नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हाँ भाई थोड़े में खत्म हो जाएगा। इसलिए बातों को घुमा फिरा कर करने के बजाय कम शब्दों में स्पष्ट कहें, जिससे हमारी जो छवि है वो भी ठीक बनी रहे। कसम से लागू तेरे कदम से, सुनो ना सुन सुन कसम से लागू तेरे कदम से, रहा जाए ना हमसे, गले लग जा गले लग जा। सुन सुन कसम से लागू तेरे कदम से, रहा जाए ना हमसे, गले लग जा गले लग जा। सुन सुन कसम से लागो तेरे कदम से, ना उलझ रे हमसे, तू चली जा तू चली जा। सुन सुन कसम से लागो तेरे कदम से, ना उलझ रे हमसे, तू चली जा तू चली जा। ए शेरा ए शेरू, कहाँ चला रे? आना। ओहो, जाने दो ना। बस एक दफा पिया मोरे पकड़ मोरी भैया, बस एक दफा पिया मोरे पकड़ मोरी भैया, पकड़ के फिर बाहों में तू उठा मुझे सैया। भारी गठरिया नहीं उठानी, छोड़ दे पीछा रे दीवानी, हाय रे हाय हाय रे हाय हाय रे हाय। सुन सुन कसम से लागू तेरे कदम से, रह जाए ना हम
चली जा, तू चली जा। जाने दे रे बड़ी तेरी होगी मेहरबानी, आया इधर गलती हुई माफी दे दो रानी, अरे माफी दे दो। जाने दे रे बड़ी तेरी होगी मेहरबानी, आया इधर गलती हुई माफी दे दो रानी। कसम से लागो तेरे कदम से, ना उलझ रे हमसे, तू चली जा, तू चली जा। हरे गले लग जा, गले लग जा। झटक दूंगा मैं तो गिर पड़ेगी, हाय रे हाय, हाय रे हाय, हाय रे हाय। सुन सुन कसम से, लागो तेरे कदम से, रह जाए ना हमसे, गले लग जा, हाय हाय गले लग जा। सुन सुन कसम से, लागो तेरे कदम से, ना उलझ रे हमसे, तू चली जा, गले लग जा। मंजरी, बात जब सुनने की हो तो ये बात हमारे रिश्तों पर भी बहुत मायने रखती है। कई बार हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो हमसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कोई उनकी बात सुन ले या कोई उनके पास बैठे, उनके दिल में क्या है ये जान ले। तो हम सब ये प्रयास करें कि कभी कभी अपने बुजुर्गों के पास जाकर के बैठ जाएं, उनका हाल चाल पूछें, उनके दिल की बात सुन ले। और कई बार ऐसा होता है कि केवल किसी की बात सुन लेने भर से ही उनका दिल हल्का हो जाता है और वो राह देखते रहते हैं कि हमारे पोते पोती, हमारे बच्चे हमारे पास आएंगे। हालांकि व्यस्तता ज्यादा रहती, हम ये बात मानते हैं, लेकिन फिर भी अपने बुजुर्गों के लिए कुछ वक्त निकालें और उनके पास बैठ जाए, उनके हालचाल पूछ ले, उनके दिल की बात सुन ले, ताकि उन्हें तसल्ली हो जाए। बिल्कुल। और मुझे लगता है मंजू जी, यहाँ पर बुजुर्गों के साथ दिन का कोई भी समय एक निर्धारित कर दें कि सब लोग एक साथ बैठ के चाय पिएंगे, चाहे खाना खाएंगे, लेकिन उनके पास बैठेंगे, है ना। और इसी तरह अपने बच्चों की बातों और समस्याओं को भी थोड़ा ध्यान से सुनना चाहिए। माता पिता बच्चों के लिए रिंग मास्टर ना बनकर रोल मॉडल बने। कई बार बच्चों की समस्याएं ज्यादा होती हैं, लेकिन माता पिता ये सोचकर नजरअंदाज कर देते हैं कि बच्चों की बातों का क्या सुनना, बच्चों को हमारी बात सुननी चाहिए। ऐसे में बच्चों की समस्याएं बढ़ती जाती हैं, जो आगे चलकर बड़ी मुसीबत बन सकती हैं। तो बच्चों के साथ दोस्त बनकर रहें, बिल्कुल, और उनकी बातें जरूर सुनें। हाँ, मतलब जो समस्याएं होती, कई बार वाकई में वो समस्याएं होती हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि अरे बच्चा है, ऐसे ही कह देता है, क्या उनकी बातों पर गौर करना। और उनको जब नजरअंदाज करते हैं तो मुसीबत बन सकती है। और गृहस्थी की छोटी बड़ी सभी बातों में अपने जीवन साथी की राय लेना भी बहुत जरूरी होता है। अक्सर होता यह है कि घर के जो पुरुष होते हैं वो ये सोचते हैं कि महत्वपूर्ण बातों में स्त्रियों की राय क्या लेना, उन्हें क्या पता होता है, उनकी बातों को क्या महत्व देना, मतलब वो ऐसे समझते हैं। लेकिन उनकी बात को भी थोड़ा ध्यान से सुन ले, हो सकता है कि उसमें भी कोई काम की बात छुपी हो और उनकी राय भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है, तो उनकी बात भी सुनिए आप। बिल्कुल। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ज्यादा बोलने की बजाय ज्यादा सुनना फायदेमंद होता है। ये ना सोचे कि हमने सामने वाले की बात सुन ली तो हमारा स्तर कम हो गया, या बोलने वाला ही श्रेष्ठ प्राणी है, सुनने वाला कुछ कमतर है, तो ऐसी बातें नहीं है। हाँ।
बिल्कुल, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। सुनना भी श्रेष्ठता का प्रतीक है। सुन 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 ओ गुलाबी कली, तेरी मेरी बात अब आगे चली, दिल लेके मेरा दूर दूर जाओ ना। चाचा आया है बड़ा छला दिलदार रसिया, बच्चा आगे बढ़ा तो खबरदार रसिया। सुन 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 ओ गुलाबी कली है, तेरी मेरी बात अब आगे चली, दिल लेके मेरा दूर दूर जाओ ना। अरे चाचा आया है बड़ा छला दिलदार रसिया, बच्चा आगे बढ़ा तो खबरदार रसिया। मुझे पलकों में अपनी छुपा लो, सपना समझ के है मेरी खातिर तो फुर्सत निकालो, अपना समझ के हो मैं हूँ यार तेरा और तू है प्यार मेरा। चल चल दिल में समा के तू जाना ना। रुक 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 मिस्री की डली, तेरी मेरी बात अब आगे चली, दिल लेके मेरा दूर दूर जाओ ना। चाचा आया है बड़ा छला दिलदार रसिया, बच्चा आगे बढ़ा तो खबरदार रसिया। है सड़क पीली दिल को फिरता, मजनू का चेला है भर भर के राहों में गिरता, करे है झमेला ओ अरे कच्चे शिकारी। अच्छा ये तेरी होशियारी जी, समझे वो मुझको बनाना ना। गली गली पूछता हूँ तेरी गली, तेरी मेरी बात अब आगे चली, दिल लेके मेरा दूर दूर जाओ ना। चाचा आया है बड़ा छला दिलदार रसिया, बच्चा आगे बढ़ा तो खबरदार रसिया। दिल अपना किसी को तो दो जी, हम क्या बुरे हैं। जब मेरी मर्जी जहाँ पे भी होगी, लाखों पड़े हैं हो ये मेरा वास्ता है, वो तेरा रास्ता है, चाहती हूँ मुझको भुलाना ना। जाएगी कहाँ तू ओ कंवारी कली, तेरी मेरी बात अब आगे चली, दिल लेके मेरा दूर दूर जाओ ना। गीत तो हमने सुन लिया मंजरी, और हमारे श्रोताओं के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, तो उसमें से आदतों के बारे में कुछ बातें हमारे श्रोताओं ने लिखी है। एक श्रोता लिखते हैं कि जो आदतें हमें बुरे अंजाम तक पहुंचाए, ऐसी आदतों को बदलना जरूरी है। इनमें एक आदत है बार बार झूठ बोलना, व्यसन का आदी होना, और ऐसी जो आदतें हैं उन्हें हमें बदलना चाहिए। और एक श्रोता लिखते हैं कि किसी की हंसी मत उड़ाइए, किसी पर व्यंग न कसा जाए, किसी से झूठ बोलकर मदद मत मांगिए या जबरदस्ती
जबरदस्ती उसे डराने की कोशिश मत कीजिए। ऐसी अगर आदत है तो इन्हें बदल बिल्कुल, डालिए। और वही हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि सबसे खराब आदत है जो पूरे भारत में फैली हुई है, वो गुटखा खाकर, पान खाकर कहीं भी थूक देने वाली आदत यानी है। जो जगह को हम जी। गंदा बनाते हैं, ये भी एक बहुत बुरी आदत है। और इन्हें हमें कुछ आदतों बदलना। में इन्होंने जीवन का अहम हिस्से के बारे में लिखा है कि सुबह जल्दी उठिए, ये सारी आदतें, व्यायाम कीजिए, संतुलित आहार लीजिए, ये बिल्कुल। आदतें अच्छी भी इन्होंने लिखी हैं। तो ऐसी आदतों को अपनाइए। और अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, तो इजाजत दीजिए हमें। आप सभी को मंजू द्विवेदी और मंजरी वर्मा का नमस्कार। जगह